वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी होती है कि जब एक ही जगह पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। कि एक ही जगह पे इतनी सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी ख़त्म क्यों हो रही है? तो इनके बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला रीज़न्स है कि डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसको आप इजीली समझ पाओगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि फॉरेस्टेशन क्या होता है। फॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, कोई पेड़ ना काटना, नए नए पेड़ लगाना, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। जब हम पेड़ काटना शुरू कर देते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के मेन रीजंस क्या क्या हैं, ये आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अपने ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो उस पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह चाहिए होगी। तो वो कहाँ से आएगी कि वो अपनी जो जगह यूज़ करने वाली होती है वो फॉरेस्ट को काट के बना लेते हैं। मेकिंग ऑफ हाउस होल्ड आइटम लाइक फर्नीचर एंड पेपर। अब हमें घरों पे भी बहुत सारी वुड की चीज़ें चाहिए होती हैं। हाउस होल्ड आइटम्स, आपके सारे कबर्ड्स वगैरह, सारा फर्नीचर वुड का बना होता है। तो वुड वहाँ कहाँ से आती है, फॉरेस्ट को काट के या ट्रीज़ को काट के। नेक्स्ट इज़ कन्वर्टिंग फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल फील्ड। कि अगर फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चर फील्ड बना दिए जाएंगे सारे, तो फॉरेस्ट तो रहेंगे नहीं, तो उससे भी क्या होगी, डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद है माइनिंग ऑपरेशन। कि ऐसी लैंड्स जो बहुत यूज़फुल होती हैं, इन पे क्या किया जाता है, माइनिंग, मतलब डगिंग ऑपरेशन किया जाता है। डिग करके उससे वहाँ से यूज़फुल मटेरियल या मेटल्स को निकाल लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स। कि जब एनिमल्स को खुला छोड़ दिया जाए कि आप ग्रेज कर लो, मतलब उनको चारने के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, उस जगह को बिल्कुल खाली कर देंगे। तो इससे भी क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी। उसके बाद है नेचुरल केजेस। तो नेचुरल कॉजेज़ में क्या होता है, कई बार फॉरेस्ट में फायर लग गई, या सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या फिर क्या हुआ, इंसेक्ट्स ने या पेस्ट ने अटैक कर दिया, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होगी। क्योंकि वहाँ पे कोई प्लांट्स की या ट्रीज़ की केयर करने वाला तो होता नहीं है, अपने आप वो ट्रीज़ वहाँ पे उगते हैं और अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ फेलिंग ऑफ ट्री। तो इफ़ेक्ट क्या है, तो फॉरेस्ट के ट्रीज़ जो होते हैं वो लगभग जनरली जो हैं वो टॉल होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, और उनको लगभग बहुत सारे ईयर्स ग्रो करने के लिए लग जाते हैं। जैसे आपको बताया कि वहाँ पे उनकी कोई केयर करने वाला तो होता नहीं है, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं और अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो व्हेन दे आर कट, अदर ट्री आल्सो गेट अफेक्टेड, एज ड्यूरिंग कटिंग लार्ज ट्रीज फेल ऑन स्मॉलर ट्री, दिस आल्सो केस लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जब बड़े पेड़ों को काटा जाता है तो उसके साथ वाले छोटे पेड़ों पर भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, कि जिसके कारण आपको पता है कि वहाँ पे जो अपने आप ट्रीज़ ग्रो हो गए, तो वहाँ पे कोई ना कोई बर्ड्स या कोई ना कोई एनिमल तो उसकी शेल्टर लेता ही होगा ना, तो वो उनका हैबिटेट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं,
इसके नतीजे क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? सबसे फर्स्ट है सॉइल इरोजन। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो सॉइल इरोजन पोल्यूशन टॉपिक में। तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब अर्थ की अपर लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाए, जो कि फर्टाइल लेयर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। कि अब वो नए प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल नहीं रही, इसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। सेकंड है लॉस ऑफ हैबिटेट। अभी आपको बताया कि बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स किसी पर्टिकुलर ट्री के सहारे ज़िंदा रहते हैं। बहुत सारे बर्ड्स किसी ट्री पे अपना नेस्ट बनाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं वो अपना फूड लेते हैं। तो ऐसे कई सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स किसी ट्री पे डिपेंड होते हैं। तो जब वो ट्री ही काटा गया तो उनका हैबिटेट या उनका फूड गिविंग ट्री ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी लाइफ पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? कई सारे जैसे यूज़फुल हर्ब्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हमें तो पता नहीं कि अगर हम एनिमल्स का फूड ख़त्म कर रहे हैं तो वो उनको जो भी मिलेगा वो खाना शुरू कर देंगे। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको पता ही है कि ट्रीज़ अगर हम काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद है डेजर्टिफिकेशन। कि जब आप एक जगह से पेड़ काटे जा रहे हो तो क्या होगा? उस जगह पे अगर आप पेड़ लगाओगे भी नए, तो उसको कई साल लग जाएंगे ग्रो करने के लिए। तो एक तरह से उस जगह पे अब के लिए तो डेजर्ट बन गए ना। तो ऐसे बहुत सारे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, जिससे हमारे जो नेचर में ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑन वाटर साइकिल। तो जब प्लांट्स को काट दिया जाएगा तो प्लांट्स ही हेल्प करते हैं वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, तो वो प्रोसेस भी रजिस्ट हो जाएगा और वाटर साइकिल एक बार हिल जाएगा, मतलब अपना प्रोसेस को चेंज कर लेगा। उसके बाद है इल्लीगल हंटिंग। तो इल्लीगल हंटिंग क्या होती है ये आप सबको पता ही होगा कि जब गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास कर दे कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करना, पर फिर भी उस एनिमल को हार्म किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इल्लीगल हंटिंग। आपने जनरली सुना ही होगा हंटिंग के बारे में। तो पोचिंग इज़ अ प्रोसेस व्हेन द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर कमर्शियल और पर्सनल यूज इज डन। कि पोचिंग क्या होता है कि जब एक एनिमल का इलीगल हंटिंग शुरू हो जाए फॉर देयर कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस मतलब कि आपने जैसे देखा होगा कि जो टीवी वगैरह में जो बंगलोज़ वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे शेर के मुंह वगैरह टांग के या एलिफेंट्स के टीथ्स वगैरह टांग के डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उनको यूज़ किया जाता है एज सेलिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूज़। या यहाँ पे दिखाया गया है कि टाइगर की स्किन के साथ और स्नेक की स्किन के साथ, डियर की स्किन के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इनको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो एनिमल की इलीगल हंटिंग हो रही है उनकी अमाउंट कम होनी शुरू हो जाएगी। जब उनको पता है कि हमें इस एनिमल से प्रॉफिट हो रहा है ह्यूमन बीइंग को, तो वो उसका हंटिंग तो ऑब्वियसली करेगा ही। तो इससे क्या होगा कि वो जो उसकी स्पीशीज़ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है पल्यूशन। तो पल्यूशन के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पल्यूशन
कई टाइप का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, और इनका इफ़ेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स से जुड़ा हुआ है। तो व्हेन पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज एक्यूमुलेट इन वाटर बॉडीज़, कि जब पेस्टिसाइड या केमिकल्स को इंडस्ट्रीज से नदियों में या नालों में छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक्वाटिक प्लांट या एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। और जब वो एक्वाटिक प्लांट या एनिमल्स को इफ़ेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक तरह से ह्यूमन को भी इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि कई जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नॉन वेज होते हैं, वो डायरेक्टली उन प्लांट्स को या एनिमल्स को खाते हैं, तो उनके ऊपर भी वो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री से ऑयल की एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट बाहर आ जाती है फैक्ट्री से, तो वो एक तरह से उस नदी या नहर के ऊपर तैरने लग जाती है, जो उसके नीचे रह रहे एनिमल्स या फिश वगैरह होंगी उनको एयर लेने में रेजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा। उसके बाद है नेचुरल डिज़ास्टर। तो आपको पता है कि कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लड हो गया या ड्रॉट हो गया या साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया। तो ऐसे कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, और इसको सुधारने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, एक लॉन्ग टाइम लग जाता है इनको। उसके बाद है एक्जोटिक स्पीशीज़। तो एक्जोटिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ओरिजिनली डू नॉट बिलोंग टू अ प्लेस एंड आर इंट्रोड्यूस्ड एल्सवेयर आर कॉल्ड एक्जोटिक प्लांट्स। कि जो प्लांट्स या एनिमल्स उस जगह पे ओरिजिनली बिलोंग नहीं करते जिस जगह पे वो आ चुके हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्जोटिक स्पीशीज़। तो एक्जोटिक स्पीशीज़ रिलाई ऑन द सेम प्लेस एंड फूड, कि उनको भी सेम प्लेस और फूड की आदत पड़ जाती है, मतलब कि हैबिटेट अपना बना लेते हैं वो, देयर बाय बिहेविंग लाइक अ कंपिटिटर टू द नेटिव स्पीशीज़, कि वहाँ पे जो रह रही थी स्पीशीज़ उसके लिए वो एक कंपिटिटर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो उसका फूड ले लेगा। सम ऑफ द exotic species such as water hyacinth grow very fast and cover the entire water body. Such exotic variety threaten the survival of various native aquatic species. तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख लिया है वाटर हाइसिंथ की। तो ये क्या करता है, इजीली ग्रो कर लेता है पानी पे, मतलब पानी पे एक ऐसी ग्रीन सी लेयर प्रोड्यूस कर देता है हर जगह पे। तो जो उसके नीचे एक्वाटिक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, मतलब उनको ग्रो करने के लिए रोक देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।